Hello everyone, welcome to Net Mentors. This is Manisha Sharma. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss a very important topic from financial management, that is lease financing. So we will discuss in detail what are the types of lease financing, and from this topic various questions have been asked in your previous year questions. So let's begin with the video. नाउ व्हाट इज लीज लीज का मतलब क्या होता है बेसिकली देखो लीज में दो पार्टीज होती हैं, एक लेसी होता है, एक लेसर होता है। तो लेसर जो होता है वो ओनर होता है, लाइक देयर इज अ कैपिटल एसेट। मेरा कोई मशीनरी है, कोई मशीनरी है और मैं उसको जो है लीज पे दे देती हूँ, और लेसी जो है जो उस एसेट को बेसिकली लीज पे यूज करता है। बेसिकली जो यूजर होता है एसेट का वो लेसी होता है, और लेसर जो है वो एसेट का ओनर होता है। तो व्हाट हैपेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। The owner, who is known as the lessor, and the user, that is the lessee, over a specified period of time. For example, मैंने मशीन ले ली लेसर से, एंड मैंने उसको बोला कि मुझे 5 साल के लिए लीज पे चाहिए। तो पीरियोडिकली जो उसकी पेमेंट होती है मैं उसको करती जा रही हूँ, एंड जो लेसर है वो मेरे को बेसिकली यूज जो हमारा मशीनरी है उसको यूज करने के लिए बेसिकली ही हैज गिवन हिज एसेट। सो इन एंड ऑल अगर हम बात करें तो इट इज द जनरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर एंड द यूजर ऑफ द एसेट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एंड द एसेट इज परचेज इनिशियली बाय द लेसर लीजिंग कंपनी, राइट, क्योंकि ओनर वही है, and therefore leased to the user. Who is the user? That the lessee company, like me. In this case, the example that I gave, I am the lessee, and from whom I have taken the asset for usage. The person who is the owner of the asset is known as lessor, which pays a specified rent, at a periodical intervals. So leasing is an alternative to the purchase of an asset out of ओन और बोरोड फंड। लाइक किसी के पास अगर इतना पैसा नहीं है, एंड अगर आप अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हो कि जो आप अगर लाइक बोरो करके लोगे या डेट के रूप में अगर आप बेसिकली जो है अपना एसेट परचेज करोगे, लेकिन अगर आपकी लीज की कॉस्ट उसी एसेट को अगर आप लीज पे देते हो और वो कॉस्ट कम आ रही है, तो इट्स बेटर टू टेक ऑन लीज। नो, सो दिस इज द रीजन जो लीज फाइनेंसिंग है, इट कैन बी अरेंज मच फास्टर एज कम्पेयर टू टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज उसमें काफी सारे जो आपको फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती है। बट लीज फाइनेंसिंग में यू नो and the owner know, and you can like अपने flexible terms पे you can decide. So I hope this is clear. Now टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग लीज होती है, फाइनेंशियल लीज होती है। ये फाइनेंशियल लीज के ही पार्ट हैं जो आपके ये सेल्स एंड लीज बैक है, लेवरेज लीज है, सेल्स एड लीज एंड क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज। सो स्टार्टिंग विद योर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज बेसिकली क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ लीज इन विच द राइट टू यूज द एसेट इज गिवन बाय द लेसर। देखो इसका सिंपल से वर्ड्स में मीनिंग यही है कि जो ऑपरेटिंग लीज में हमारा जो एसेट है, जो लेसर जो है ग्रांट करता है लेसी को यूज करने के लिए, उसमें ओनरशिप जो रहती है वो हमेशा जो है लेसर के पास ही रहेगी, और जो वियर एंड टियर जो होगा एसेट का वो भी कौन जो हमारा बोन करेगा? वो हमारा लेसर ही बोन करेगा। मान लीजिए अगर उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है या उसका कोई भी ऐसा इंश्योरेंस या रिपेयर कॉस्ट होता है, तो वो सब जो है लेसर बोन करता है, राइट। सो ओनरशिप उसके पास रहती है, लेकिन लेसी का क्या होता है? लेसी यूज करेगा उस एसेट को, एंड उसका जो पीरियोडिक पेमेंट्स होंगे वो पेमेंट्स करेगा। सो इन ऑपरेटिंग लीज द लेसी लीज पीरियड इज शॉर्ट, right? So the lessor may not be able to recover the cost of the asset during the initial lease period and tend to lease the asset to more than one lessee. मान लीजिए 1 साल के लिए किसी ने लीज पे एसेट लिया, तो वो एक शॉर्ट पीरियड हो गया। अगर जो है अब उसमें तो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, जो एसेट की ऑपरेशन कॉस्ट है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो भी नहीं निकलेगी। तो व्हाट लेसर डू इज, जो लेसर है वो क्या करेगा? उसको दोबारा से लीज पे दे देगा, दोबारा से उसको किसी और को लीज पे दे देगा, क्योंकि 1 साल का उसका टर्म खत्म हो गया जिसने वो लीज पे ले रखा था। सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क। बेसिकली शॉर्ट साइकिल होती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। दिस टाइप ऑफ लीज जो है दैट इज शॉर्टर देन द एसेट्स इकोनॉमिक लाइफ। अब मान लीजिए एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है, आपने जो मशीनरी लिया है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक उसका जो है इट वर्क्स लाइक इट इज गोइंग टू वर्क फॉर 10 ईयर्स। सो आप जो है 1 साल के लिए ले लेते हो ना, आपने जिस टाइम तक के लिए ली है 1 साल तक के लिए, तो उसी टाइम तक आपका जो है एक्सपायरेशन पीरियड होगा कि आपने 1 साल के यूज करने के लिए ली है। सो दैट इज योर पीरियड ऑफ usage of that asset, right? So which approaches useful life of the asset. तो इसीलिए जो है इसको हम बोलते हैं कि जो शॉर्ट टर्म यूजेज के लिए लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो लेसी कंपनीज होती हैं, वो इसीलिए ऑपरेटिंग लीज को ज्यादा प्रेफर करती हैं। सो एन ऑपरेटिंग लीज इज पर्टिकुलर अट्रैक्टिव टू कंपनीज दैट कंटिन्यूअली अपडेट और रिप्लेस इक्विपमेंट्स एंड वांट टू यूज इक्विपमेंट विदाउट ओनरशिप। मतलब ओनरशिप ना हो,
उनका जो मेंटेनेंस है एंड जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, वो जो है आपका लेसर पे करे, एंड वो जो है सिर्फ अपना लीज का जो पीरियोडिकल जो पेमेंट्स है वो पेमेंट करें बस। एंड जो है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस भी बच जाए कि मान लीजिए एकदम से कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, समथिंग लाइक दैट, तो वो उसको बेसिकली अवॉइड कर सकें। नहीं तो अगर वो अपना खुद का करेंगे, अपना खुद का जो है सेटअप करेंगे, एसेट लेके आएंगे, तो मे बी जो कॉस्ट इनकर होगी, दे मे नॉट बी एबल टू like cover that. So this is the reason most of the companies what they do is they go for operating lease. So this is an example. ये लेसी है, यहाँ पे ये लेसर है, तो ये अपना जो है पेड बाय लीजिंग कंपनी 100% पे कर दिया है लीज डॉक्यूमेंट्स, और लेसी कंपनी इन्वेस्ट 10%। और जैसे इक्विपमेंट सप्लायर है एंड द बैंक 90% फंडर जो है इट विल बी गिवन बाय बैंक। रेंट अमोर्टाइज बैंक डेट्स, प्रिंसिपल एंड एजेंसी है, तो बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंसी एग्रीमेंट टाइप होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज में देखो एक ही फर्क है, ऑपरेटिंग लीज में आप जो है ओनर नहीं होते, ना ही फाइनेंसिंग में होते हो, ओनर तो फाइनेंसिंग में भी नहीं होगे। लेकिन जो फाइनेंसिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ऑपरेटिंग में आप का जो मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ, रिपेयर्स, वो सारा लेसर बेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लेसी को करना पड़ेगा। सो लेट्स रीड क्या लिखा है इसमें। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड नॉन कैंसिलेबल। Most important is non-cancelable. The lessee cannot terminate the lease agreement subsequently. So the period of lease is generally the full economic life of the asset. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका डिफरेंस था कि वहाँ पे आप सिर्फ जितना आपने टाइम पीरियड के लिए मतलब आपके एग्रीमेंट में लिखा गया है, मान लीजिए 1 साल लिखा है तो 1 साल ही आपको देना पड़ेगा पीरियोडिक पेमेंट जो भी आप अपना लीज पेमेंट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी जो इकोनॉमिक लाइफ है, अगर 15 साल है तो 15 साल तक आपको पेमेंट करनी है, 20 साल है तो 20 साल तक आपको पेमेंट करनी है। सो बेसिकली ये नॉन कैंसिलेबल होता है। इन अदर वर्ड्स अ फाइनेंशियल लीज कैन बी रिगार्डेड एज एन लीजिंग एग्रीमेंट दैट इज टू फाइनेंस द यूज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो आप देखो सीधी सी बात है, अगर कोई 20 साल तक के लिए लीज पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली परचेज ही करेगा बाद में उस एसेट को, है ना। देखा जाए तो अगर सारे जो भी है मेंटेनेंस का खर्चा भी वही कर रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग, देन ऑब्वियसली लास्ट में आके तो वो परचेज ही कर लेगा। द लेसी हैज द राइट टू यूज द इक्विपमेंट व्हाइल द लेसर रिटेन्स लीगल टाइटल। सिर्फ ओनरशिप टाइटल उसके पास रहता है, लेकिन जो मेंटेनेंस वगैरह सबका खर्चा है वो लेसी बियर करता है। फर्दर इन सच लीज द लेसी हैज टू बियर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल लीज। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड कि आपका जो कैपिटल लीज है कौन सा होता है, इसमें से ऑपरेटिंग लीज और या फिर आपका फाइनेंशियल सेल्स बैक लेवरेज्ड, which is nothing but a loan in disguise. Thus, it can be said that the financial lease is a contract involving payments over an obligatory period of specified sums, sufficient in total to amortize the capital outlay of the lessor and give some profit, right? So this is the difference between your financial and operating lease. I hope this is clear. अब हम एक बार और अच्छे से इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल लीज की अगर हम बात करें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप आर पास्ड ऑन टू द लेसी, लेकिन यहाँ पे हमारा किसके पास रहता है, लेसर के पास, राइट, लेसर के पास। नाउ द लेसी बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, यहाँ पे लेसर होता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, द लेसर इज इंटरेस्टेड इन हिज रेंटल्स एंड नॉट इन द एसेट। ही मस्ट गेट हिज प्रिंसिपल पे बैक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है उस पे उसको प्रिंसिपल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको अपना इंटरेस्ट भी चाहिए। देयरफॉर द लीज इज नॉट कैंसिलेबल बाय ईदर पार्टी। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग, द लीजर डज नॉट हैव डिफिकल्टी इन लीजिंग, क्योंकि वो दोबारा भी उसको जो है किसी और को भी दे सकता है, मतलब टर्म पीरियड छोटा होता है ना ऑपरेटिंग लीज में। एंड यहाँ पे है द लेसर एंटर्स इनटू द ट्रांजैक्शन ओनली एज अ फाइनेंशियर, ही डज नॉट बेयर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, मेंटेनेंस एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पे लेसर को करना पड़ेगा, ठीक है। द लीज इज यूजुअली फुल पे आउट, that is the single lease repays the cost of the asset together with the interest, क्योंकि वो इकोनॉमिक लाइफ के लिए पूरे एसेट को जो है आप पेमेंट कर रहे हो। एंड यहाँ पे क्या होता है, द लीज इज यूजुअली नॉन पे आउट सिंस द लेसर एक्सपेक्ट्स टू लीज द सेम एसेट्स ओवर एंड ओवर टू सेवरल यूजर्स। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। आई होप ये दोनों में क्लियर हो गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन्हीं दोनों से आते हैं, या तो असर्शन रीजनिंग में पूछ लेंगे या ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे कौन सा इनमें से करेक्ट है, या फिर मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं। ये 3 टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे जो पार्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सेल्स एंड लीज बैक, ये आपका फाइनेंशियल लीज में ही जो है इसी के पार्ट हैं जो बाकी आने वाले हैं। सो व्हाट हैपेंस इन सेल्स एंड लीज बैक, देखो सिंपल सी बात है, पहले सेल किया फिर आपने उसको दोबारा से लीज पे ले लिया। मान लीजिए मैं लेसर हूँ तो मैंने अपना एसेट जो है सेल कर दिया, बाद में मैंने उसको लीज पे ले लिया उसी लेसी से, तो उससे क्या होता है, द सेलर अज्यूम्स द रोल ऑफ द लेसी
as the same asset which he has sold come back to him in the form of lease, and the buyer assumes the role of the lessor. अब उल्टा हो गया, लेसर जो है वो बन गया हमारा बायर और लेसी कौन बन गया हमारा seller. An asset purchased by him was leased back to the seller, so the seller gets the agreed selling price and the buyer gets the lease rentals. तो सिंपल सी बात है ये. इसका एग्जांपल देखते हैं. देखो ये एग्जांपल है. यूजुअली क्या होता है कि जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर जो अपना है इसी से अपना जो है बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालती हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी एयरलाइन कंपनी से. तभी आपने देखा होगा क्योंकि कंपटीशन होता है कि अपना एक तो अपना जो है टिकट का प्राइस भी लो रखना है एंड देन कंपटीशन भी इतना है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है. तो व्हाट द एयरलाइन कंपनी डू इज अपना एयरप्लेन सेल कर देंगी जो हमारी लीजिंग कंपनी होगी, फिर दोबारा से उसको लीज पे ले लेंगी. तो जो लीज का खर्चा पड़ता है उससे उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाती है एंड मोर ओवर थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लेती हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेवरेज लीज में क्या होता है? लेवरेज लीज में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है. लेसर और लेसी के अलावा देयर इज अ थर्ड पार्टी हु इज नोन एज द लेंडर, राइट? तो क्या होता है इसमें? द लेसर बोरोज अ पार्ट ऑफ द परचेज कॉस्ट, मान लीजिए 80% ऑफ द एसेट फ्रॉम द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी से उसने लिया, थर्ड पार्टी कौन है? लेंडर. एंड एसेट्स ऑफ परचेज इज हेल्ड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन. तो बेसिकली कोलेटरल रख देते हैं एंड द लेंडर इज पेड ऑफ फ्रॉम लीज रेंटल्स डायरेक्टली बाय द लेसी. एंड द सरप्लस अगर जो होता है, जो भी सारे क्लेम्स मिटाने के बाद हमारा लेसर के पास चला जाता है. एंड द लेसर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन अलाउंस. सो बेसिकली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेंडर, एंड उससे जो है उसको जो है लेसी जो है वो पेमेंट मतलब जो सारे जो है लीज रेंटल्स वो उसको देता है और जो एक्सेस बच जाता है वो लेंडर को चला जाता है. सेल्स एड लीज की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो लेसर होता है ही एंटर्स इनटू अ टाई अप विद अ मैन्युफैक्चरर फॉर मार्केटिंग द लेटर्स प्रोडक्ट, राइट? लेटर्स प्रोडक्ट मतलब किसका प्रोडक्ट? हमारा मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट. थ्रू हिज ओन लीजिंग ऑपरेशंस इट इज कॉल्ड अ सेल्स एड लीज. इन कंसिडरेशन ऑफ द एड इन सेल्स द मैन्युफैक्चरर मे ग्रांट ईदर क्रेडिट और कमीशन टू द लेसर. सो दस द लेसर अर्न्स फ्रॉम बोथ सोर्सेज. लेसी से भी कमा लेगा और मैन्युफैक्चरर से भी कमा लेगा. तो ये दोनों हमारे टाइप थे और हमारा एक और रह गया है. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रह गया वो है क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड. क्लोज एंडेड का क्या मतलब है कि जो लेसर है, हमारा जो एसेट है वो लेसर को ट्रांसफर हो जाता है एंड ऑफ लीज, क्योंकि सारी जो भी रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस है वही ओनर है. लेकिन हमारा ओपन एंडेड की बात करें तो वहां पे हमारा जो लेसी है उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो परचेज कर सकता है एसेट को या फिर नहीं चाहिए उसे एसेट तो वो लेसर का ही रहेगा. तो क्लोज एंडेड में इट इज क्लोज कि जो पीरियड तक यूज करने के लिए दिया है उसी तक यूज करेगा. यू कैन से दैट ऑपरेटिंग लीज की तरह. लेकिन ओपन एंडेड में फाइनेंशियल लीज की तरह वो एसेट जो है अपना जो है परचेज भी कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन होता है. तो द डोर्स आर ओपन. In recent years, leasing has become a common source of finance. आपने देखा होगा, it is a popular term. Many companies are going towards it. From the lessee's point of view, leasing has an attraction of immediate cash outflow. तो immediately जो initial जो आपका cash outflow होता है, तो उसमें जो है आपको basically benefit मिल जाता है. And the lease rentals can be deducting for computing the total income under the Income Tax Act. Against this, बाइंग हैज एन एडवांटेज. डेप्रिसिएशन अलाउंस जो मिल जाता है इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल होती है. देखा होगा ना, जो आप ईबीआईटी के बाद आप अपना इंटरेस्ट डिडक्ट करते हो तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड तो उस पर आपको जब टैक्स निकालते हो तो इंटरेस्ट डिडक्ट करके निकालते हो तो वो आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है. दस एन इवैल्यूएशन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स इज मेड इन ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन. सो दैट्स इट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो इसमें बस इतना ही था. ये अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेजरली अगर मैं देखूं, अगर जो आप पिछले ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो ज्यादातर इसमें से फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज के बारे में पूछा हुआ और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था लेवरेज लीज. सिंपल सा क्वेश्चन था कि थर्ड जिसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी लीज होती है, तो इट इज अ लेवरेज लीज. तो यही सब था इसमें. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच. एंड इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दैट आर रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, तो मैं वो टॉपिक भी लेके आऊंगी. सो स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप वर्किंग.